प्लस ज्ञान में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 में फ्रांसीसी क्रांति है। बहुत सारे लोगों को चैप्टर पढ़ने के बाद भी स्टोरी पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सभी को क्या, क्यों, कैसे, कार्य प्रभाव आदि का आंसर नहीं मिल पाता है, डाउट्स आ जाते हैं। जबकि एनसीईआरटी बुक में इन सभी बातों का उत्तर होता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्लस ज्ञान। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित सभी बातों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैप्टर को कई पार्ट में वीडियो बनाया गया है। फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 में 1789 के फ्रांस में क्रांति के पहले फ्रांस में स्थिति की चर्चा है, जो आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति के कारण बनी। आइए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति भाग 1। तो प्रथम भाग, ये जो वीडियो है, इस प्रथम भाग को मैंने तीन क्षेत्रों में बांटा है। सर्वप्रथम फ्रांस का परिचय दिया है, उसके बाद फ्रांस के पूर्व जो फ्रांस की स्थिति था, क्रांति के पूर्व जो फ्रांस की स्थिति था उसकी चर्चा है, और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट के अलावा ज्ञानवर्धन एवं परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अवश्य लिखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रांसीसी क्रांति भाग 1। तो प्रथम भाग में जो फ्रांस का परिचय है, एक समान सा परिचय दिया है ताकि सामान्य रूप से इसके जीके में ज्ञानवर्धन हो सके, जानकारी मिल सके। तो फ्रांसीसी क्रांति प्रथम भाग का वीडियो है। तो जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह देश है फ्रांस का। तो फ्रांस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द फ्रैंकिया से बना है, जिसका अर्थ है फ्रांस की भूमि। तो अर्थात यूरोप की पहली जनजाति फ्रांस की भूमि। असल में ये फ्रांस जो नाम है, यूरोप की एक सबसे पहली जनजाति जिसका नाम फ्रांस था, उसके नाम से ही फ्रांस देश का नाम पड़ा है। ये जो देश है, तो ये महादेश में तो सारे देश बटा हुआ है। तो फ्रांस जो देश हुआ यूरोप महादेश में आता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार हम देखते हैं कि यूरोप में कुल 44 देश है, 44 देश है, जिनमें से सबसे बड़ा देश फ्रांस है। यह यूरोप के महादेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी राजधानी, फ्रांस की जो राजधानी है वह पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। हालांकि पूरे यूरोप में जो मुद्रा चलती है उसका नाम यूरो है, क्योंकि फ्रांस जो है यूरोप महादेश में है, तो वहाँ यूरोप में रहने के चलते वहाँ पर का जो मुद्रा है वह यूरो है। वहाँ का झंडा को भी तिरंगा कहा जाता है, भारत के झंडे के समान, किंतु उसके रंग में अंतर होता है। हमारे देश के जो तिरंगे में जो 3 रंग है वह, और वहाँ के तिरंगे में जो रंग है वो बिल्कुल अलग है। तो स्वतंत्रता दिवस, वहाँ स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। वहाँ का राष्ट्रगान ला मार्सेलेसे या मार्सिले कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, उसको सिर्फ शब्द के उच्चारण के हिसाब से उसको अलग अलग जैसा लग रहा है, हालांकि दोनों एक ही है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ कब हुआ था? यह 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो राष्ट्रीय रंग, यही राष्ट्रीय रंग जो है फ्रांस के झंडे में भी दिखाई देता है। सबसे ऊपर में नीला रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है, और सबसे नीचे लाल रंग है। ये 3 रंग है जो फ्रांस के झंडे में भी दिखाई देता है, और वहाँ का राष्ट्रीय रंग भी है। इस हिसाब से अब आते हैं जो असली जो मुख्य बात है, कि फ्रांस में क्रांति के पहले जो स्थिति था, एक ऐसी स्थिति था जो क्रांति का कारण बनी। क्रांति के जो कारण का जो पूर्व की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे समझ में आ जाएगा कि क्रांति के पहले जो कारण जो थे, तो वह कारण जो जिस कारण से क्रांति उत्पन्न हुई उसके लिए परिस्थिति क्या थी, उन परिस्थितियों को यानी स्थितियों को बारे में चर्चा करते हैं कि 1789 में क्रांति की स्थिति क्या थी। तो फ्रांस की जो स्थिति थी वह था, उसको मैंने अलग अलग पार्ट में बांटा है, जो एनसीईआरटी बुक में बाकायदा अवेलेबल है, किंतु उसमें स्पष्ट रूप से खुला हुआ नहीं, मैं उसी को पॉइंट वाइज में कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो मैं इसे कुछ भागों में बांटा है, जैसे कि राजतंत्र की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जननांकीय स्थिति, अमेरिकी क्रांति में सहयोग, दार्शनिकों की उपस्थिति। तो इतने पार्टों में बांटकर मैं इस क्रांति के पूर्व की स्थिति का एक एक करके इसका विश्लेषण करूँगा। तो जो सर्वप्रथम है राजतंत्र की स्थिति, यानी कि क्रांति से पूर्व जो राजतंत्र की स्थिति था वह किस प्रकार से था फ्रांस में। तो इसका प्रथम पॉइंट है कि फ्रांस में 1789 में राजतंत्र था, अर्थात राजा का शासन था। यहाँ बुर्बो वंश का शासन था, यानी जो भी राजा थे वो एक ही खानदान के था। जन्मजात वंशानुगत मामला था कि एक राजा होगा, फिर उसका जो वंश का जो पुत्र होगा, फिर वह राजा बनेगा। इस प्रकार से यह सिलसिला प्राचीन काल से यह सिलसिला चला रहा था। वहाँ बुर्बो वंश का शासन था, और जो 1789 आते आते तक में राजतंत्र विलासी हो गया था। तो इसमें राजा लुईस 16वां जो था, उसकी पत्नी मेरी एंटोनी जो था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी भी थी, अपना प्रजा कल्याण में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। तो ये खास स्थिति बनता है। तो जो एक कानून बना कि उसके चलते फिर आगे जाकर फ्रांस में क्रांति हुई।
तो दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं मित्रों। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं कि फ्रांस में वंशानुगत बुर्बो राजवंश का प्रचलन था। यह राजवंश निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गया था। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग कानूनों का प्रचलन था। यानी एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्था बना दिया गया था, अलग अलग नियम बना गया था। तो अलग अलग कानूनों का आपस में भिड़ंत हो जाता था कि एक ही देश में अलग अलग कानून रहने के चलते लोग कन्फ्यूज हो जाते थे। फ्रांस में संसद, जिसे स्टेट जनरल कहा जाता था, इसमें 3 सदन था। ये जो प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट में बटा हुआ था। और कोई प्रस्ताव जो है वो आपका जो स्टेट जनरल था वहाँ प्रस्तुत किया जाता था। जिस प्रकार हमारे देश में संसद में जो कोई भी प्रस्ताव आता है वहाँ पेश होता है, तो वहाँ के संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था। तो उस समय में भी 1789 के टाइम में भी वहाँ पर भी कोई प्रस्ताव स्टेट जनरल में प्रस्तुत किया जाता था। और जो तीनों स्टेट के जो रहते थे इसके सदस्य, प्रथम स्टेट, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट के जो व्यक्ति रहते थे, वो सभी बहुमत से निर्णय लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं मित्रों। उस समय का सामाजिक स्थिति क्या था। ये सामाजिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सामाजिक स्थिति सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था फ्रांसीसी क्रांति में। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या खास बातें आती है कि सामाजिक स्थिति में तत्कालीन फ्रांसीसी समाज अधिकार के हिसाब से 2 भागों में विभाजित था। और ये जो भाग है वो कुल 3 भागों में यानी कि वर्ग या स्टेट में विभाजित था। तो फ्रांसीसी समाज में हम इस हिसाब से देखते हैं तो 2 प्रकार का जो वर्ग बना था। एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, यानी स्पेशल जो था वो अधिकार जो मिला था वो वर्ग था, और विशेषाधिकार विहीन वर्ग, एक वर्ग ऐसा था जिसको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये जो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से लोग आते थे। अगर हम विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग जो है 2 प्रकार का था, प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट। प्रथम स्टेट का जो सदस्य था वो था पादरी, और दूसरे स्टेट का जो सदस्य था जो कुलीन वर्ग कहलाता था वह था प्रशासनिक, न्यायिक, सेना आदि के उच्च पदों का अधिकारी होता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विशेष अधिकार विहीन ये जो वर्ग था ये तीसरे स्टेट में इसको रखा गया था। तो तीसरे स्टेट में इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग थे। तो तीसरे स्टेट में भी कई प्रकार के लोग थे, जैसे कि बड़े व्यवसायी, वकील, व्यापारी, अदालती कर्मचारी लोग थे, और किसान, कारीगर था, और छोटे किसान था, भूमिहीन था, मजदूर था, नौकर था, और इसी प्रकार के दूसरे काम करने वाले जो था गरीब लोग जो था वो सभी सारे लोग तीसरे स्टेट में आते थे। तो और ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम दूसरे बातों को देखते हैं तो दिखाई देता है कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अनेक प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त था। यानी एक वर्ग ऐसा था जो विशेषाधिकार प्राप्त था। तो जो विशेषाधिकार था वह सामाजिक रूप से इसको विशेषाधिकार दिया गया था, आर्थिक रूप से दिया गया था, प्रशासनिक रूप से दिया गया था, और राजनीतिक रूप से भी उसको विशेष अधिकार प्राप्त था। जबकि जो विशेषाधिकार विहीन वर्ग था उसको ऊपर में जितना प्रकार से जो अधिकार दिया गया है, जो एक प्रथम वर्ग और जो दूसरा वर्ग था जो दिया गया था, लेकिन तीसरे वर्ग को इन सभी में से कोई अधिकार नहीं दिया गया था, इसको अधिकार से वंचित रखा गया था। तीसरा बिंदु देखते हैं कि सही प्रकार के प्रशासनिक पद और सैन्य अधिकारी के पद विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के लिए आरक्षित यानी रिजर्व कर दिया गया था। जो दूसरे स्टेट में जो लोग आते थे केवल वो ही हो सकते थे, यानी जो तीसरे स्टेट के लोग जो थे वह इन पदों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस चौथे पॉइंट में देखते हैं कि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर चुकाते थे। यानी कि खास बात यह है कि जो ऑफिसर जो पादरी होते थे प्रथम स्टेट के, और दूसरे स्टेट कुलीन वर्ग के जो ऑफिसर क्लास के जो लोग होते थे वो लोग कर नहीं चुकाते थे। किंतु जो तीसरे जो स्टेट के लोग थे, जो गरीब थे, बिजनेसमैन थे, मजदूर था, किसान था, ये सब ही केवल टैक्स चुकाते थे। इसके अलावा हम ध्यान से देखते हैं कि 90% आबादी किसान थे, लेकिन कम लोगों के पास अपनी ज़मीन थी, यानी अपनी ज़मीन का अभाव था। किसान, अधिकांश लोग किसान थे, अपनी ज़मीन का अभाव था, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता था। पूरे देश के टैक्स का भार इन्हीं लोगों पर माथे पर था या कंधे के ऊपर था। अगले पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि फ्रांस की उस समय के जो परिस्थिति में, तत्कालीन स्थिति में आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो फ्रांस का आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि वह यूरोप के एक संपन्न राष्ट्र था। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में की दृष्टि से भी काफ़ी उन्नत था। यानी प्राकृतिक रूप से वो काफ़ी अच्छा था। उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य ठीक ठाक चल रहा था। 18वीं सदी में देखते हैं कि 1770 से लेकर 1780 के दशक में आर्थिक स्थिति में गुणात्मक, ऋणात्मक दृष्टियों से नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी थी। यानी एक प्रकार का जो कंडीशन था, तो जो बढ़िया कंडीशन था वो हमेशा एक समान नहीं रहता था। कुछ ऐसी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी कि टैक्स के भार से दबे हुए लोग था, तो टैक्स से बचाने के लिए उत्पादन कम हो रहा था, तो जिसके चलते जो रिजल्ट आना चाहिए था उत्पादन का आर्थिक स्थिति में, तो वो कम होने लग गया, यानी परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। इसके बाद देखते हैं जननांकीय स्थिति। जननांकीय स्थिति में हम देखते हैं कि
डेमोग्राफिक रूप से जो कैसा हिसाब था, तो नंबर 1 पॉइंट में देखते हैं कि 18वीं सदी के आरंभ में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 18 मिलियन थी, जबकि 1789 क्रांति से पूर्व तक यह बढ़कर 25 मिलियन हो चुकी थी। यानी 18 से ये 25 मिलियन का जनसंख्या वृद्धि हो चुका था। तो देश पर जनसंख्या वृद्धि का एक प्रकार से दबाव बन रहा था। दूसरी बात है कि बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक संसाधनों के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो गया था। यानी कि यही असंतुलन जो उत्पन्न हो गया था, जो क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण भी बना था। अगले पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि अमेरिकी क्रांति में सहयोग। एक खास बात यह है कि जो फ्रांस की जो सेना था, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन कर रहा था, यानी जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1776 से लेकर 1781 के बीच में चल रहा था, उसमें सहयोग करने के लिए गया हुआ था, जबकि सेना का सारा खर्च फ्रांस के खजाने से इसको चुकाया जाता था। तो ये कंडीशन ऐसा था कि 1789 के पहले की स्थिति में फ्रांस जो है गरीब हो रहा था, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही थी, और जो एक बड़ा रकम जो था, अमाउंट जो था, वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों के बीच में खर्च हो जा रहा था, जिसकी ज़रूरत फ्रांस देश को स्वयं में थी, लेकिन उसको अपने देश के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उस सेना के लिए इस्तेमाल हो रहा था जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग में चला गया था। तो एक नेगेटिव माहौल बना था, जिसके चलते बदहाली हुआ था फ्रांस का, जो आगे जाकर एक कारण बना था क्रांति का। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं मित्रों कि दार्शनिक। ये दार्शनिक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मित्रों, कि जैसे कि 18वीं सदी में फ्रांस में अनेक क्रांतिकारी दार्शनिक मौजूद थे, जैसे कि रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। इसके अलावा और भी बहुत सारे दार्शनिक थे, जिनके विचार समाज को प्रेरित कर रहा था, जागरूक कर रहा था, अधिकारों के प्रति सजग कर रहा था। वो समाज को ये दर्शा रहा था कि आपको क्या अधिकार मिलना चाहिए, राजा कैसी होनी चाहिए, प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, देश के प्रति कैसी भावना होना चाहिए। तो इन सभी बातों को वे जन सामान्य को जागरूक कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, और अपने अधिकारों के प्रति सजग कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि यहाँ पर जो आपका फ्रांसीसी क्रांति संबंधित जो क्रांति से पूर्व की स्थिति है, यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ पर फ्रांस में क्रांति के पूर्व की जो स्थिति से देखा है, जो आज हमने लोग सीखा है, तो इसको मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में ढाल दिया है, ताकि रिकॉल हो सके, पुनरावृत्ति हो सके, और याद करने में और ज्ञानवर्धन में सुविधा हो सके। तो इसे मैंने कुछ 15 प्रश्नों के माध्यम से इसे परीक्षा उपयोगी बनाया है। तो ये आप काफ़ी फायदेमंद है मित्रों। इसको ध्यान से देखिए कि फ्रांस किस महादेश में है, तो उत्तर है यूरोप। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गाए जाने वाला जो राष्ट्रगान बना था, जो गीत गाया जाता था, उसका नाम है ला मार्सेलेसे या मार्सिले। इसके अलावा अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो ये बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस में 1789 क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां जो था, उसका पत्नी क्या नाम है? मेरी एंटोनी। कुछ पुस्तकों में मित्रों आपका जो स्पेलिंग के हिसाब से मेरी एंटोनेट भी लिखा हुआ मिलता है, तो ये उच्चारण का मामला है, उसका यही नाम आता है, मेरी एंटोनी ही नाम आता है सही नाम में। इसके अलावा हम देखते हैं कि मेरी एंटोनी कौन थी? तो इसका 2 आइडेंटिटी हो चुका था। एक फ्रांस लुई 16वां की वो पत्नी थी, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन 18वीं सदी में कैसा था? तो 18वीं सदी में इसका शासन जो था लुई का, और निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो गया था। इसके बाद देखते हैं कि अन्य प्रश्न, जैसे कि फ्रांस के संसद को क्या कहा जाता है? तो स्टेट जनरल। ये यही स्टेट जनरल है जिसमें प्रथम स्टेट में पादरी, और दूसरे स्टेट का जो कुलीन वर्ग, जो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग जो था वो, और तीसरे स्टेट में जो जन सामान्य, किसान, मजदूर, व्यवसायी, ये सब जो लोग थे, वो सब भी इसी संसद में बैठते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो 3 वर्ग में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम स्टेट में किस वर्ग के लोग थे? तो पादरी। और दूसरा स्टेट में किस वर्ग के लोग थे? तो इसमें कुलीन वर्ग, अर्थात सरकार के उच्च पदों के अधिकारी थे। तीसरा स्टेट में किस वर्ग के लोग रहते थे? इसमें व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, किसान, कारीगर, मजदूर, नौकर इत्यादि सब रहते थे। तो आज का वीडियो का यही समाप्ति है मित्रों। तो अगले वीडियो जो है वो फ्रांस के क्रांति के जो कारण है, इस पर चर्चा की जाएगी, और ये जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से ज्ञानवर्धन किया जा सके, और जो वीडियो बने आपके परीक्षा उपयोगी के लिए, तो आपको सहजता से आपको मैसेज में मिल सके। धन्यवाद मित्रों। प्लस ज्ञान में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लस ज्ञान।